शाहरुख का। जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फिलोकम। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। तो जुड़ जाइए एक बार, फिर इस क्लास को स्टार्ट करेंगे हम। और उससे पहले जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग आपकी जो भी न्यू अपडेट रहती है वो आपको मिलती रहे। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज फैक्ट रखती है। फिलोफिल्म लेकर आया पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की क्लासेस लेकर आ चुका है, जिसके अंदर आपको पेपर फर्स्ट के लिए 1999 पे करना होता है। अगर आप पेपर सेकंड लेते हैं तो उसके लिए भी आपको 1999 पे करना होता है। अगर आप कॉम्बो लेते हैं दोनों के लिए तो आपको 2999 पे करना होता है। आप कूपन कोड यूज कीजिए VIK10, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा फिलोफिल्म के हर बैच के ऊपर, तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं। अंजलि गुड इवनिंग, परमदीप गुड इवनिंग, सुमित्रा गुड इवनिंग बहन, आप सभी को शुभ संध्या। जुड़ जाइए एक बार, क्लास को स्टार्ट करेंगे उसके बाद। तृप्ति गुड इवनिंग। और हम क्षमा प्रार्थी आपसे कि आपकी क्लास नहीं हो पाई 6 तारीख से, 6-7 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई थी इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। थैंक यू सुमित्रा। थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था और एक दिन पावर फेलियर की वजह से कुछ भी नहीं था यहाँ पर। हाँ आप ठीक है, वेल्थ है, अब अच्छे से महसूस हो रहा है अच्छा, तो इसीलिए आज क्लास का शेड्यूल डाल दिया था। ठीक है, आप सभी अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं, और क्लास को स्टार्ट करेंगे फिर। गुड इवनिंग रेखा। यस मैम। अच्छा हम मैम कब से हो गए चलो कोई बात नहीं। तो शेरशाह सूरी हमारा चल रहा है, 2 क्लासेस के अंदर होगा। शेरशाह सूरी का जो आज कोशिश करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा आज कंप्लीट करने की, और उसके बाद हमारा इसका प्रशासन सबसे इम्पोर्टेंट रहता है शेरशाह सूरी का, और प्रशासन से क्वेश्चन बनता है वो देखेंगे, और इसके जो उत्तराधिकारी थे उनसे क्वेश्चन देखते हैं, जिसके उत्तराधिकारी थे उनसे क्वेश्चन उनको देखेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट अपना कल एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लास है ना, ऐसे मिस्टेक हो गया, चलो कोई बात नहीं अंजलि, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो शेरशाह सूरी के बारे में बाबर के द्वारा एक बात कही गई थी कि अफगान छोटी मोटी परेशानियों से हारने वाला नहीं है। उन्होंने कहा था कि जो ये अफगान है, क्योंकि शेरशाह सूरी बाबर के समय भी उसकी सेना के अंदर था, ठीक है, और हुमायूं को पहले इसने बोल दिया था शेरशाह सूरी के बारे में कि इसके माथे के ऊपर राज लक्षण है। तो बाबर के द्वारा शेरशाह सूरी को पहले ही राज लक्षण होने के नाते उसको सतर्क कर दिया गया था हुमायूं को, बट हुमायूं नहीं माना, यानी अपने बड़ों की बातें जो नहीं मानते वो किसी ना किसी परिस्थिति में जरूर फंसते हैं, जो अपरिस्थितियां होती हैं उनमें जरूर फंसते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं।
ये भारत के अंदर दूसरा अफगान वंश है, ठीक है। कौन सा? दूसरा अफगान वंश है ये। शेरशाह सूरी का प्रारंभिक जीवन देखते हैं। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था। क्या नाम था? फरीद था। हसन खां पितामह और इब्राहिम सूर बहलोल लोदी के समय पेशावर के निकट पहाड़ी प्रदेशों में रूस से भारत आकर पंजाब के बाजवाड़ा में बसे थे। देखो भाई कौन कौन है। हसन खां कौन है इसके? पितामह। पितामह मतलब दादा इसके, ठीक है। क्या है? दादा है इसके। इब्राहिम सुर, और कौन है इनके पिता? कौन है? इब्राहिम सुर। बहलोल लोदी के समय, किसके समय? बहलोल लोदी के समय। बहलोल लोदी के समय कहां पर आकर रुके थे? पेशावर के निकट, वही निकटवर्ती पहाड़ी प्रदेशों के अंदर रो से भारत आए थे ये। कहां से आए थे? रो से भारत आकर पंजाब के बजवाड़ा के निकट, कहां पर? बजवाड़ा में बसे थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि फरीद का जन्म 1472 ईस्वी में सासाराम बिहार में हुआ था, किंतु अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार फरीद का जन्म 1485-86 ईस्वी में बाजवाड़ा में हुआ था। फरीद के जन्म के कुछ दिन बाद इब्राहिम खां सूर ने हिसार फिरोजा के सूबेदार जमाल खां और हसन खां ने उमर खां के यहाँ नौकरी करनी शुरू कर दी थी। जो इब्राहिम सूर था उसने हिसार फिरोजा के सूबेदार कौन थे? जमाल खां। और हसन खां के, जो हसन खां था उसने उमर खां के यहाँ पर नौकरी करनी शुरू कर दी थी। ये हसन खां किसका नाम है? ठीक है, ये इनसे जुड़े हुए व्यक्ति थे और यहाँ पर ये नौकरी करना शुरू कर दिया था। क्लियर है? बिल्कुल, दादा। ठीक है, हसन खां कौन है? इसके दादा हैं, जो उमर खां के यहाँ पर नौकरी करना शुरू कर दिया था। इससे जुड़े हुए आज व्यक्ति थे। और माना जाता है कि शेरशाह सूरी का जो बचपन है, शेरशाह सूरी का जो बचपन है वो नारनौल में बीता है भाई। नारनौल महेंद्रगढ़ में बीता है। और दंत कथाएं हैं कि हरियाणा में एक गांव है पोलड़ गांव। पोलड़ गांव है। माना जाता है कि रावण के नाना जी यहाँ पर रहते थे और नाना जी के पास रावण छुट्टियां बिताने के लिए आता था। यानी वो नाना जी के पास एक बार हरियाणा के अंदर पोलड़ गांव के अंदर आए, ऐसी दंत कथाएं हैं। पोलड़ गांव का संपूर्ण ऐतिहासिक रूप से अगर मैं बात करूं तो पोलड़ गांव हरियाणा के अंदर है। और ये कुरुक्षेत्र, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत के युद्ध के अंदर यह गांव तबाह हो गया था पूर्ण रूप से। क्या हो गया था? पूर्ण रूप से नष्ट हो गया था ये गांव। इब्राहिम खां सूर की मृत्यु के बाद हसन खां, कौन है? हसन खां जमाल खां की सेवा में आ गया। जब सिकंदर लोदी ने जमाल खां को जौनपुर का सूबेदार नियुक्त किया, कुरुक्षेत्र के अंदर जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो महाभारत के युद्ध में ये गांव नष्ट हो गया था पूर्ण रूप से। वैसे अभी भी गांव है, इसके ऊपर यहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन जो प्राचीन गांव माना जाता है कि वहां पर इसके नाना जी के पास ये आया था, रहते थे, ऐसे जो दंत कथाएं थी, तो उनको लेकर जो प्राचीन गांव था, पूछा जाता है कि हरियाणा के अंदर एक ऐसा गांव जो महाभारत के समय युद्ध में पूर्ण रूप से नष्ट हो गया था, तो वो पोलड़ गांव है। पोलड़ गांव है। और आपको लिखा हुआ ऐसे मिलेगा, पोलैंड। पोलैंड। चलो बैक कर देते हैं, लीजिए। अब देखो आगे। इब्राहिम खान सूर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी उसके पिता की क्या हो गई? मृत्यु। उसके पिता की मृत्यु को होने के बाद उसके दादा कहाँ जाते हैं? हसन खां कहाँ जाते हैं? जमाल खां की सेवा में आ जाते हैं।
जब सिकंदर लोदी ने जमाल खां को जौनपुर का सूबेदार नियुक्त किया तो खां भी अपने मालिक के साथ जौनपुर चले गए। तो हसन खां कहाँ गए अपने मालिक के साथ? जौनपुर चला आया। हसन खां की सेवा से खुश होकर जमाल खां ने उसको सासाराम बिहार के अंदर और खवसापुर और टांडा के परगने जहांगीर के रूप में दे दिए। सोन नदी के किनारे सासाराम में ही फरीद ने अपनी तरुण अवस्था के रूप प्रारंभ की थी। तरुण अवस्था यानी जवानी के जो उसके दिन थे वो वहीं पर थे। प्रारंभिक समय का बिताया था और बचपन का समय नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पर है? अगर आपसे पूछे कि इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार के अंदर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्ली लाइफ ऑफ शेरशाह। शेरशाह childhood name was Freed. Hassan Khan grandfather come to India from Ro, a hilly state near Peshawar during the time of Ibrahim Suri. Champa, hello बहन। बहलोल लोधी and settled in बाजवाड़ा, Punjab. Some historians believed that the Freed was born in Sasaram 1472 AD, but according to most historians, Freed was born in Bajwada in 1485 to 86 AD. A few days after Freed's birth, Ibrahim Khan Shur worked with the Jamal Khan and the governor of Hisar Firoza and Hassan Khan worked with the Omar Khan. भाई हम कहीं नहीं थे, यहीं पर थे और परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं थी, तो जिसके कारण आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। और कल आपकी 2 आवर की क्लास होगी तो होगी। आप मुझे समय बता देना कि आपको किस समय चाहिए। ठीक है, मुझे एक बार समय कमेंट कर देना, उसी समय हम क्लास करेंगे। इस क्लास के अंदर मैं शेरशाह सूरी का जो प्रशासन है वो कंप्लीट करूंगा और साथ में आपको एक टॉपिक और कंप्लीट करके दे दूँ। ऐसा नहीं हो सकता सुमित्रा, पूरा दिन क्लास नहीं ले सकते, आप समझिए। अगर कल पूरे दिन क्लास ले ली तो आने वाले 3 से 4 दिन क्लास नहीं हो पाएगी। ब्रेकफास्ट और लंच का टाइम छोड़कर तो आप अपना सुटेबल जो टाइम एक बार कमेंट कर देना, जिसका भी टाइम के ऊपर ज्यादा पुल होगा वही टाइम हम रख लेंगे। पारिवारिक मतभेद। अब क्या होगा कि इनके परिवार के अंदर मतभेद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फरीद के पिता हसन खान ने एक विवाहित पत्नी के अलावा 3 दासियों से भी विवाह किया था, अपने हरम में उनको रख लिया था। नहीं 4 आवर के लिए क्लास नहीं होगी, सिर्फ 2 आवर की क्लास होगी और 2 आवर के अंदर ही मैं लगभग जो चीजें आपकी रही है वो कंप्लीट करा दूंगा। घबराओ मत, 31 अक्टूबर आपका एंड ऑफ द डे होगा सिलेबस का। ये बोल दिया तो यही होगा। ठीक है, बस भगवान परिस्थितियां सभी अच्छे बना के रखे। उम्मीद करेंगे उनसे कि सब परिस्थितियां आपके अनुकूल रखें। ठीक है, 2 आवर का ही होगा। अगर कल ज्यादा करेंगे तो मान लीजिए कल का 4 आवर 4 आवर्स अगर कल करेंगे तो आपका नेक्स्ट क्लास ही नहीं पाएंगे। यही कारण था कि एक सेमिनार में जाना पड़ गया, वहां पर बोलना पड़ा और वहां पर बोलने की वजह से जो आर्टरी प्रॉब्लम्स चली रही हैं वो और ज्यादा हो गया। ठीक है, चलो आप छोड़ो इन चीजों को, हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो भाई, फरीद के पिता ने क्या किया, फरीद यानी हसन खान ने 3 दासियों से भी शादी कर ली और कुल कितने पुत्र प्राप्त हुए? 8। ठीक है, फरीद सहित कितने पुत्र हो गए? 8 पुत्र हो गए। तो फरीद खान और निजाम खान एक ही अफगान महिला से पैदा हुए थे। फरीद खान के भाई का नाम क्या है? निजाम। ठीक है,
पैदा हुए, किंतु शेष 6 पुत्र दासियों की संतान थी। यद्यपि बाजवाड़ा से बिहार पहुंचकर तथा वहां बड़ी जागीर पा जाने के कारण हसन खां बढ़ गया। क्या हो गया? उसकी ताकत हसन खां की बढ़ गई थी। नहीं नहीं तृप्ति, ऐसा नहीं हुआ। कल स्टडी करेंगे, छुट्टी नहीं करेंगे। फैमिली डिफरेंस। Farid's father Hassan Khan, apart from a married wife, and had also kept three daughters in his firm. ये वही दासियां हैं, ठीक है, ये बेटियां यहाँ पर पता नहीं कैसे आ गई। He had 8 children. Farid Khan and Nizam Khan were born from the same Afghan woman, but the remaining 6 sons were the children of Daso. Although Hassan Khan and grown up after reaching Bihar from Bajwada and getting a big estate there. किंतु फरीद और उनकी माता के प्रति हसन खां का व्यवहार अवनीति था होती गई और पारिवारिक विवाद खड़ा होने लगा। यानी अवनीति था, वो नीति प्रेशर, उसके विवाद था, उनके बीच में मतभेद होना शुरू हो चुका था। इस विवाद का प्रमुख कारण था हसन खां अपनी छोटी पत्नी के प्रति, ठीक है, प्रति अधिक असक्त था। इसलिए वह फरीद और निजाम खां की मां की ओर कोई ध्यान नहीं देता था। यानी उनकी जो छोटी बीवी थी उसकी ज्यादा देखभाल रखता था भाई, और जो फरीद की माता थी उसकी तरफ कम देखभाल रखता था। बट हसन behavior towards Farid and his mother deteriorated and family disputes began to arise. The main reason of this is Hassan Khan was more attached towards of his youngest wife. Hence, he did not pay any attention to the mother of Farid and Nizam. सूरजगढ़ का युद्ध 1534 के अंदर, सूरजगढ़ का युद्ध 1500, यह युद्ध शेरशाह सूरी व गयासुद्दीन मोहम्मद के बीच हुआ था। क्यूल नदी के तट पर यह युद्ध सूरजगढ़ के युद्ध में लड़ा गया था और सूरजगढ़ के युद्ध के अंदर शेरशाह द्वारा बंगाल की सेना को बहुत हानि पहुंचानी गई। क्या था? गयासुद्दीन है, और गयासुद्दीन को 1536 तक बार बार लगातार हराता रहेगा। कब तक? 1536 तक लगातार हराता रहा। गयासुद्दीन ने पूछा जाता है कि किन से सहायता मांगी थी, तो चिन सुरा के पुर्तगालियों से सहायता मांगी थी। हाँ, उस समय ये था। बाद में अब शासन के प्रति क्या करेगा, डिवाइड कर किए जाएंगे। हमने पीछे पढ़ा था कि बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था, और वहां पर 2 भाग क्या थे, उत्तरी बंगाल और दक्षिणी बंगाल के अंदर उसने बांटा था। सोनार एक साइड रख दिया गया था और बंगाल के अंदर कुछ पार्ट अलग रख दिया गया था। और ऐसे ही शेरशाह सूरी भी करेगा, बंगाल के अंदर ऊपर शासन करेगा, क्योंकि बंगाल का एरिया बड़ा है तो उस पर शासन करने के लिए इसको 2 भागों में बांट दिया जाएगा। ऐसे ही शेरशाह सूरी भी करेगा। ठीक है, और जैसे ये बंगाल की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, तो बंगाल की तरफ कौन है अब उस समय, तो उस समय हुमायूं है, और हुमायूं इसका दोबारा चुनार का घेरा डाल देगा। घेरा डाल दिखा, ठीक है। जैसे ये बंगाल की तरफ बढ़ा सूरजगढ़ को जीतकर, ठीक है, तो जैसे ही बंगाल की तरफ बढ़ा, तो उस समय बंगाल की तरफ कौन है, बंगाल के अंदर हमने हुमायूं को जब हम पढ़ेंगे तो वो बंगाल को देखेंगे कि वो बंगाल के अंदर जो चुनारगढ़ का किला है उसका घेरा डाले हुए मिलेगा 1537 और 38, 3 बार 2 बार 1537 और 38।
तक एक बार और एक बार और। सर बंगाल और मद्रास पहले बहुत फेमस है। देखो बंगाल जो है ना, हमने देखा कि कलिंग कलिंग युद्ध जो हुआ है बंगाल के अंदर 261 बीसी के अंदर, वहाँ के खजाने, वहाँ की खाने, वहाँ का व्यापारिक स्थिति, और जो वहाँ से जो मटेरियल वहाँ से मिलता है, हाथी हो गए, लोहा हो गया, तो वो चीजें वहाँ पर ज्यादा, वो जो राजा थे वो सोच रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा बंगाल के ऊपर उनका अधिकार हो, ताकि जितना भी रिसोर्सेज वहां से मिल रहा है वो सारा उनको मिल सके। जंगल है, जंगल के अंदर लकड़ियां मिलेगी, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां मिलेंगी, सुगंधित और भी ज्यादा वस्तु मिलेंगी। और क्या मिलेगा, खजाने जंगलों से मिलेंगे। और क्या मिलेगा, हाथी जंगलों से मिलेंगे। किसके रूप में प्रयोग हो गए, लड़ाई के अंदर यूज होंगे। तो इसलिए बंगाल के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जब विदेशी यात्री भी आएंगे तो वो बंगाल, हुगली, हुगली प्रांत, सूरत, जो हुगली प्रांत के अंदर वो अपनी व्यापारिक चौकियां भी स्थापित करेंगे, कोचिन के अंदर प्राप्त करेंगे, सूरतगढ़ के अंदर रखेंगे। जब हम इनको इन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो व्यापारियों का और जो विदेशी कंपनी है उनका आगमन हम जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगी कि स्थिति क्या चल रही थी, क्यों बंगाल की तरफ सब कुछ झुकाव था। रोहतासगढ़ दुर्ग पर अधिकार, यह बिहार में स्थित है। इस किले का निर्माण राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास रोहितास ने करवाया था। यह किला एक हिंदू राजा के नियंत्रण में था, जिसके मंत्री के साथ शेर ससुरी के संबंध अच्छे थे। इस पर आसानी से अधिकार कर लिया गया था। एक ब्राह्मण मंत्री था भाई यहाँ पर, ये जो रोहतासगढ़ था, चतुराई से इसके ऊपर अधिकार किया शेर ससुरी ने, जो यहाँ का राजा था। उसके क्या किया, एक हिंदू राजा था, उसका जो ब्राह्मण मंत्री था, ब्राह्मण मंत्री का नाम था चूड़ामणि। क्या नाम था, चूड़ामणि इसके ब्राह्मण मंत्री का नाम था। तो इसको भुसला फुसला कर इसने अपने अंदर कर लिया और गुप्त रास्ता इससे पूछ लिया, और उस दुर्ग के अंदर घुसकर वहां से राजा अफगानी सेना को देखकर भाग जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर क्या कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, और यहां से बहुमूल्य खजाने उसको प्राप्त हुए थे। किसको, शेर ससुरी को। राइट्स ऑफ द रोहतास फोर्ट, इट इज लोकेटेड इन द बिहार। दिस फोर्ट वॉज बिल्ट बाई रोहितास हरिश्चंद्र, Rohitan's son of King Harishchandra. This fort was under the control of Hindu's king, with whose minister Shershah had good relations. It was easily captured. ठीक है, आगे चलते हैं। चौसा का युद्ध, भारतीय इतिहास में लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है चौसा का युद्ध। यह 26 जून 1539 को मुगल बादशाह बाबर के पुत्र हुमायूं एवं शेर खान यानी शेर शाह सूरी की सेना के बीच लड़ा गया था। यह गंगा नदी के ऊपर लड़ा गया था और उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर लड़ा गया था। इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में शेर शाह सूरी जीत जाते हैं। ठीक है, द बैटल ऑफ चौसा इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बैटल्स fought in the Indian history. This was fought on the June 26, 1539 AD between the force of Mughal Emperor Babur's son Humayun and Sher Khan Sher Shah at a place called Chausa, located on the northern bank of the river Gangas. चौसा का महत्वपूर्ण युद्ध हुमायूं अपनी कुछ गलतियों के कारण हार गए। मुगल सेना युद्ध में मुगल सेना को काफी तबाही और उसके उस युद्ध से नुकसान उठाना पड़ा था। हुमायूं युद्ध क्षेत्र से भाग निकला और एक भिश्ती का सहारा लेकर वो किसी तरह गंगा नदी पार करके अपनी जान बचाई थी। भिश्ती का अगर मैं बात करूं तो निजाम, इसका क्या था, निजाम भिश्ती से इसने क्या थी, सहायता इसने मांगी थी।
जून 1539 को हुआ था। 26 जून 1539 को ये युद्ध हुआ। जिस भिश्ती ने चौसा के युद्ध में हुमायूं की जान बचाई थी, उसे हुमायूं ने एक दिन के दिल्ली का बादशाह बना दिया था। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेरशाह ने अपने आप को शेर खान ने अपने आप को शेरशाह नाम की उपाधि दी थी। बिल्कुल। अरे भिश्ती व्यक्ति है भाई, निजाम भिश्ती। इसकी सहायता से गंगा नदी को पार किया था। After the beginning of successful in the Battle of the Chosa, Shershah adorned himself with the title of Shershah. Also got inscriptions in his name and ordered coins to be minted. उसने सिक्के डलवाने का काम किया, खुतबे खुद अपने नाम का खुतबे पढ़वाए। ठीक है। अब आ जाता है कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को हुआ। 17 मई नहीं, फरीद से शेर खां की उपाधि। फरीद फरीद से शेर खां की उपाधि शमसुद्दीन निजाम भिश्ती। ठीक है। शेर खां की उपाधि तो उसको मिलेगी जब ये बंगाल के अंदर उसके समय होगा। ठीक है। तो बंगाल के अंदर होगा। ये क्या करेगा, एक वार से शेर को मार देगा। फरीद से बना शेर खां। फिर चौसा का युद्ध हुआ। चौसा के युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह की एक टाइटल लेगा, शेर शाह का। ठीक है। ये 2 टाइटल और लेगा भाई, इसे इस शेर शाह के साथ साथ इसने उपाधि ली थी। क्या था यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये अल सुल्तान। अल सुल्तान उल आदिल। अल सुल्तान उल आदिल की उपाधि भी इसने साथ में ली थी। ठीक है। कनौज का युद्ध 17 मई 1540 को हुआ था। हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई ने मुगलों और शेरशाह सूरी के बीच मामले का फैसला किया था। इस युद्ध के बाद हुमायूं बिना राज्य का राजा हो गया था। कोई बात नहीं बहन, होता चलता रहता है। इस युद्ध के बाद हुमायूं बिना राज्य के राजा हो गया और काबुल तथा गांधार में कामरान के हाथों में था। जो काबुल था वो किसके हाथों में था? गांधार। काबुल था गांधार कामरान के हाथों में था। हुमायूं के पास कोई भी राज्य नहीं। कोई बात। कन्नौज के युद्ध के बाद यानी बिलग्राम का युद्ध इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध इसे कहा जाता है। और हिंदुस्तान को एक नया बादशाह मिला, शेरशाह सूरी। 1540 से लेकर 1545 तक। इसने गोडो के अंदर, गोड बंगाल में पड़ता है, गोड के अंदर इसने जो अपना एक साधारण रूप से जून 1539 को साधारण रूप से अपना राज्यारोहण किया था। साधारण रूप से राज्यारोहण किया, लेकिन 10 जून 1540 को क्या करेगा? विधिवत रूप से सिंहासन के ऊपर बैठेगा और सूर्य साम्राज्य की नींव रखेगा।
सुर साम्राज्य जी बिल्कुल, कामरान उसी के कामरान को गांधार और काबुल दिया था, हिंदाल को मेवात दिया था, ठीक है, हिंदाल को मेवात दिया था और दिल्ली इसने स्वयं के पास रख लिया था। और इसके पिता ने कहा था कि अगर आप अपने तुम्हारे भाइयों के अंदर आप तुम जागीर को जब बांटोगे ना, बाबर ने कहा था कि अपने भाइयों के बीच सत्ता का बंटवारा कर लेना, ठीक है, और जब बांटोगे तो उनको बोलना कि दिन में 2 बार दरबार में आए, ठीक रहेगा आना। बट इसने उन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बस सत्ता का विभाजन कर दिया। शेरशाह सूरी हिंदुस्तान का बादशाह। 10 जून 1540 को शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान के बादशाह के रूप में उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ था। शेरशाह was the emperor of in India on June 1054 AD. Shersha was formally crowned as the emperor of India. पंजाब अभियान, देखो भाई अब ये क्या बनेगा, राजा बन गया। हुमायूं यहाँ से जाएगा किसके पास, कामरान के पास, और कामरान के पास जाएगा तो उसके पीछे पीछे ही हुमायूं के पीछे पीछे अपने कुछ व्यक्तियों को भेजेगा कि उसको जाओ पकड़ो उसको मारो। तो वो कौन सा अभियान कहलाएगा, पंजाब का अभियान कहलाएगा। पंजाब अभियान, पंजाब अभियान शेरशाह का पहला अभियान था। शेरशाह ने 1540 में कामरान से पंजाब को जीत लिया था। तो हुमायूं भागकर कहाँ गया, पंजाब के अंदर गया। पंजाब और काबुल और गांधार किसके हिस्से में, कामरान के हिस्से में। तो पंजाब वाला एरिया भी तो उसी के पास होगा ना, ठीक है। तो उसको उसने पकड़कर वहीं पर जीत लिया पंजाब, ठीक है। चौसा के युद्ध के बाद बरमजीद गोड हुमायूं के पीछे भेज दिया, ठीक है। हुमायूं के पीछे इसने भेज दिया था, और हुमायूं के पीछे जब भेजा तो युद्ध से दूर रखने के लिए, किंतु जब आगरा शेरशाह सूरी पहुंचेगा तो शेरशाह सूरी ने जो शेरशाह को ब्रह्मजीत की मृत्यु का पता चलेगा, जानकारी मिलेगी, और वो भेजेगा खवास खां को, हुमायूं का पीछा करने के लिए भेजा था। 1 वर्ष के बाद अफगानों से सुल्तानपुर में ही 3 महीने इसको ठहरना पड़ेगा। इसको शेरशाह सूरी, यहाँ से कंफ्यूजन से महसूस हो गया, देखो शेरशाह सूरी कहां पर, अब सुल्तानपुर के अंदर, ठीक है, सुल्तानपुर के अंदर है शेरशाह। शेरशाह सूरी ने चौसा का जब युद्ध जीता था तो उसने किसका पीछा करने के लिए भेज दिया था, ब्रह्मजीत को भेजा था। ब्रह्मजीत गोड मारा जाता है, और उसके बाद खवास खां को वहां पर भेजा जाता है। 3 महीने तक इसको ठहरना पड़ता है, कहां पर, अफगानों के नेतृत्व में। इस जो सेना यहाँ पर भेजी थी तो इनको सुल्तानपुर में ही रुकना पड़ता है, ठीक है। तो अफगान जो ब्रह्मजीत जो हुमायूं है, वो हुमायूं किसके साथ मिल जाता है, कामरान के साथ मिल जाता है, और कामरान इस युद्ध में हार जाता है, जो 1540 में शेरशाह सूरी के द्वारा उसके ऊपर भी अधिकार कर लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अब ये 1540 के अंदर लाहौर में एंट्री कर जाएंगे, और लाहौर में प्रवेश करने के बाद लाहौर पर भी अधिकार कर लेंगे, और लाहौर पर इसमें हुमायूं आ जाता है, और हुमायूं को लाहौर भी छोड़ना पड़ता है, पंजाब कैंपेन वाज द फर्स्ट कैंपेन। शेरशाह कंक्यूर्ड पंजाब फ्रॉम कामरान 1540 AD। लाहौर कैंपेन, शेरशाह कैप्चर्ड लाहौर इन नवंबर 54 AD। गोखरों से युद्ध, पश्चिमोत्तर सीमा पर गोखर जाति के लोग बहुत वीर व साहसी थे। ये लूटपाट किया करते थे। 1541 ईस्वी में शेरशाह का गोखरों से युद्ध हुआ था। वह इनका पूरी तरह से दमन न कर सका, परंतु इसके लिए इसने पश्चिमोत्तर सीमा पर रोहतासगढ़ का किला निर्माण करवा दिया था, ठीक है। रोहतासगढ़ का किला पश्चिमोत्तर सीमा पर, इसका पुनर्निर्माण इसने करवा दिया था।
War with Gokhers and the people of War with Gokhers and the people of Gokhers cast on the north western border were very brave, and they used to loot her in 1541 AD. Shershah had a war with the Gokhers. He could not suppress them completely. जी बिल्कुल तृप्ति बहन पी लेंगे. But for this he built the fort of Rohtasgarh on the northwestern border. उनके ऊपर क्या था, कंट्रोल करने के लिए इसने इसका निर्माण करवा दिया. मालवा का अभियान. इस समय मालवा कमजोर व बिखरा हुआ था. स्थिति का फायदा उठाकर शेरशाह ने 1542 में मालवा पर आक्रमण कर इस पर अपना अधिकार कर लिया था. कैंपेन ऑफ मालवा. At this time, Malwa was weak and sected. Taking advantage of the situation, Shershah attacked Malwa in 1542 AD and took it under his control. बंगाल अभियान. क्या करें, यही तो प्रॉब्लम है. ज्यादातर जिससे हो जाता है ना स्प्रेड बोलते बोलते बिल्कुल आर्टरीज के अंदर हो रहता है थोड़ा सा. कोई बात नहीं, हम बंगाल अभियान देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, घबराएंगे. बंगाल अभियान 1542 में बंगाल अभियान कर बंगाल के सूबेदार थे खिजर खां के विद्रोह को दमन किया था. काजी फजलीजात को बंगाल का सूबेदार या अमीन बंगाल नियुक्त किया था. बंगाल का अभियान किया कब था? 1541 से लेकर 42 के अंदर इसने बंगाल का अभियान किया था. ठीक है. खिजर खान ने क्या कर दिया था, स्वतंत्र होने की बात इसने बोल दी थी कि मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ, लेकिन इसको दबा दिया था. बंगाल के प्रांतीय शासन के सैनिक ढांचे में बदलाव दिया गया. नए ढंग से यहाँ पर प्रशासन चलाने की शुरुआत की गई. काजी फजलीजात को नहीं, काजी फजलीजात को यहाँ पर नियुक्त किया गया, जिसे अमीन बंगाल भी कहा जाता है. Bengal campaigned in Bengal in 1542 AD and suppressed the rebellion of Bengal's सूबेदार. खिजर खां क्या करता है, सूबेदार जो होता है यहाँ का, वो अपने आप को क्या कहता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, रिवोल्यूशन कर देता है, विद्रोह कर देता है, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया जाता है. 1540 ये होता है, 1541 में स्टार्ट होता है और 1542 तक कहीं चलता है विद्रोह. ठीक है. अब ऐसा तो है नहीं कि शेरशाह सूरी के पास चॉपर है, समझते, चॉपर पर्सनल हेलीकॉप्टर है और वो आधे घंटे के अंदर बंगाल चला जाएगा, उसको दबाकर वापस आ जाएगा. अब सूरज दिल्ली बैठा है, दिल्ली से चला है जो व्यक्ति, तो दिल्ली से बंगाल जाना है तो समय तो लगेगा ही. तो 1 साल का समय लग गया वहां पर जाते जाते. अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल काजी फजलीजात, अमीन बंगाल इसको कहा जाता है. रायसीन का अभियान 1543 ईस्वी में शेरशाह ने रायसीन पर आक्रमण किया. रायसीन अभियान शेरशाह के चरित्र पर एक दाग है, कलंक उसको देखा जाता है, क्योंकि रायसीन का जो शासक है, रायसीन का शासक क्या कहता है कि पूर्णमल, वो कहता है कि इसने बोला कि मैं कुरान पर, शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं कुरान पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि आप आ जाइए, आप हमारी वो कर लीजिए, अधीनता स्वीकार कर लीजिए, आपके ऊपर आक्रमण नहीं किया जाएगा, आपको मारा नहीं जाएगा. बट ये क्या करता है, बट इसको मार देता है शेरशाह सूरी. इसको थोड़ी सी दूर जाते ही इसके पीछे से पीठ पर हमला करके इसको मार देता है. और जो इसकी रानियां होती हैं, जो यहाँ पर राजपूत रानियां थी, उन्होंने जोहर कर लिया था. और इसका जो शेरशाह सूरी का बेटा है कुतुब खां ने अब शर्म महसूस करते हुए आत्महत्या कर ली थी. रायसीन का अभियान 1543.
शेरशाह सूरी ने रायसेन पर आक्रमण किया और रायसेन अभियान शेरशाह सूरी के चरित्र पर एक कलंक के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शेरशाह सूरी ने शर्त पर समर्पण करवाया था कि जो वहाँ का पूर्ण मल थे, जो यहाँ पर शासक थे, उसको एक शर्त रखी थी कि हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, किंतु उसके परिवार को सुरक्षित जाने देगा। परंतु इसने धोखे से शासक पूर्णमल और तमाम स्त्री और बच्चों को मार डाला। स्त्रियों ने जोहर कर लिया। इस घटना को शेरशाह सूरी ने जिहाद की संज्ञा दी थी। इस घटना से कुतुब खां को ने शेरशाह सूरी का बेटा है, इतनी शर्म महसूस हुई कि उसने आत्महत्या कर ली थी। Raisin campaign. Shershah attacked Raisin in 1543 AD. The Raisin campaign is considered a blemish on the Shershah's character. It is believed that Shershah had surrendered on the condition that he and his family would be allowed to go safely, but he had deceitfully killed ruler Perumal and all the women and children. The woman committed Johor. Shershah called this incident jihad. Qutb Khan felt so ashamed by this incident. उसको ashamed सेम महसूस हुआ, ashamed महसूस हुई, तो उसने इस इंसिडेंट से क्या कर लिया, committed suicide, उसने अपना सुसाइड करना कमिट कर लिया था। मारवाड़ का अभियान, जैसे सेमल जोहर होता है भाई, पति के गुजर जाने के बाद राजपूत स्त्रियां करती है। जब पति गुजर जाता है युद्ध के अंदर, ठीक है, कहां पर, युद्ध में, मृत्यु के बाद, पति की मृत्यु के बाद राजपूत रानियां एक कुंड के अंदर अग्नि जलाकर उसमें दाह संस्कार कर लेती है, आत्मदाह कर लेती है, वो जोहर कहलाता है। जैसे हिंदुओं में सती प्रथा होती है, वैसे ही राजपूतों के अंदर जोहर प्रथा एक प्रचलित है। माना जाता है कि सबसे पहला जोहर जो किया था वो दाहिर की पत्नी ने किया था। सबसे पहली सती जो हुई थी वो एरन अभिलेख से सती के भानुगुप्त के एक मंत्री था उसे। जी बिल्कुल। 5 जनवरी 1544 में हुआ था। 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया। यह अभियान शेरशाह के सभी अभियानों में सर्वाधिक कठिन था। अंत में इसे जीतने के लिए शेरशाह ने कूटनीति का सहारा लेना पड़ा। इस युद्ध में वह राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, नहीं, आपने रानी पद्मावती के बारे में सुना तो होगा, चर्चा करेंगे। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है पद्मावत। जेएससी की रचना है, और ये जेएससी 1540 के अंदर शेरशाह सूरी के दरबार में ही है, ठीक है, 1540। हाँ, पद्मावत देख लो। जो इंसिडेंट है ना, जो इंसिडेंट है वो रानी पद्मावती का जोहर करने वाला, वो इंसिडेंट सेम माना है, ठीक है, वो इंसिडेंट सेम माना है। बाकी इंसिडेंट के ऊपर ध्यान मत देना, वो मूवी है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। वो इंसिडेंट आपको देख लेना, आप जो इंसिडेंट है जोहर का वो माना गया है सेम पद्मावत का, क्योंकि जो पद्मावत जो जोहर हुआ था वो 1303 में हुआ था, चित्तौड़, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी हमने पढ़ा ना, अलाउद्दीन खिलजी उसके अंदर होगा। 1303 में वो जोहर हुआ था। 1540 में उसके बारे में चर्चा मिली है। उसके पास के जो भी इतिहासकार थे उन्होंने इसके बारे में चर्चा नहीं की थी, लेकिन इस इंसिडेंट के बारे में चर्चा की थी कि हाँ, पद्मावती ने जोहर किया था बस, और ये जोहर के ऊपर शांत रहे थे। इस जो
समकालीन इतिहासकार थे। और पद्मावत के अंदर जो जौहर के बारे में कहा वो मलिक मोहम्मद जैसी ने कहा। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। 1544 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ के राणा उदय सिंह ने दुर्ग की चाबियां इसको भिजवा दी थी। और मारवाड़ पर किसे नियुक्त किया? खवास खां, खवास खान और ईसा खान। नियुक्त किया था। कैंपेन ऑफ मारवाड़ ऑफ बैटल ऑफ टू सैमुअल इन 1544 एडी शेरशाह अटैक्ड मालदेव। मालदेव कहां पर है? मारवाड़ का शासक है। ठीक है, दिस कैंपेन वाज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द शेरशाह कैंपेन इन दिस द एंड ऑफ द शेरशाह resorted to diplomacy to win it. He was so impressed by the bravery of the Rajput in this war. He said, I almost lost the emperor of Hindustan for a handful millet. Chittorgarh was attacked. Chittorgarh was attacked in 1544 AD. Itself, Rana Uday Singh of Chittor sent the keys of the fort. सर ये युद्ध को थोड़ा कहानी टाइप बता दो प्लीज। बिल्कुल, ऐसी क्या बात होगी? देखो भाई, यहाँ पर कौन है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, यहाँ पर कौन है? मालदेव। गिरी सुमेल के युद्ध के इसके बोला जाता है, क्या बोला जाता है? गिरी सुमेल भी इसको बोला जाता है। सुमेल का युद्ध इसको बोला जाता है। ठीक है, दोनों व्यक्ति है। इसने इसके ऊपर अधिकार के लिए आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया मारवाड़ के ऊपर। मारवाड़ के ऊपर आक्रमण किया और इस पर अधिकार करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर इसको क्या करनी पड़ी? ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। इनसे प्रभावित हुआ। यहाँ पर है कौन? राजपूत है। यहाँ पर कौन है? राजपूतों से ये प्रभावित हुआ। और राजपूतों से प्रभावित होकर क्या कहा कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए, मिल्ट बोला जाता है बाजरे को, मोटे अनाज को मिल्ट बोला जाता है। ठीक है, मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए अपना संपूर्ण भारत, संपूर्ण हिंदुस्तान का साम्राज्य गवा दिया। आखिरी शब्द ये थे इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी के। और शेरशाह सूरी ने क्या किया? चित्तौड़ के अंदर मारवाड़ का प्रशासन, एक मिनट, इसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। और चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद इसने किसको हराया था? राणा उदय सिंह को हराया था। इसने किसको हराया? 1544 के अंदर राणा उदय सिंह को हराया। ठीक है, चित्तौड़ में कौन है? राणा उदय सिंह है। और राणा उदय सिंह को भी किसने हरा दिया था? शेरशाह सूरी ने हरा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर दो व्यक्तियों को नियुक्त करेगा, एक तो खवास खान और एक ईसा खान निजाम। ईसा खान निजाम को यहाँ पर नियुक्त करेगा। ठीक है, चलते। कलिंजर अभियान और इसकी मृत्यु, अंतिम अभियान होगा। कालिंजर का अभियान व शेरशाह सूरी की मृत्यु, यह शेरशाह के शासनकाल और जीवन काल दोनों का अंतिम अभियान था। कलिंजर के किले के बुंदेलखंड की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलिंजर के किले को बुंदेलखंड की कुंजी माना जाता है। कुंजी मतलब चाबियां माना जाता है उसको। शेरशाह ने यह अभियान नृत्यकी को पाने के लिए किया गया है, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, जिसे राजा कीरत सिंह ने देने से इनकार कर दिया था। इसके अतिरिक्त कीरत सिंह ने रीवा के राजा वीरभान बघेल को शरण दी थी। किले की दीवार तोड़ने के लिए गोला बारूद से उड़ा देने की आज्ञा दी गई थी। और उक्का नामक हथियार था भाई। उक्का क्या नाम था? ये हथियार है। इस हथियार का प्रयोग किया जा रहा था। इस हथियार से गोला गया और वो दीवार से टकराया। देखो, मान लेते हैं उक्का, एक मिनट, बनाने की कोशिश करते हैं। एक तोप के समान था उक्का।
ये किला है, इस किले की दीवार से गोला टकराया और यहाँ पर गोला बारूद पड़ा है, ठीक है। वो टकराकर कहाँ पर आया, इसके ऊपर आया, यहाँ पर क्या हुआ, विस्फोट। तो ये शेरशाह सूरी भाई साहब क्या हो गए, घायल, ठीक है, मरे नहीं है, घायल हो गए, यहाँ पर घायल होंगे। दौड़कर सैनिक कहाँ ले गए, अपने खेमे में ले गए। खेमे पे क्या किया, बिस्तर पर लेटाया गया। शेरशाह सूरी भाई साहब ने क्या कहा कि मैं मर गया तो क्या हुआ, अभियान जारी रखो, ठीक है। इसी ने क्या किया, अभियान जारी रखने के लिए बोल दिया। इन्होंने क्या किया, आक्रमण किए, गोले बारूद चलाए, गोलियां चलाई और किले के ऊपर शेरशाह सूरी का फ्लैग लहरा दिया। दौड़कर अपने शेरशाह सूरी के पास आए, बोले कि मालिक फतेह मिली है, क्या करें, करना क्या है, तब तक तो मालिक ही चले गए ठीक है। जब तक ये दौड़कर इसके पास आए और इसकी खुशी सुनकर शेरशाह सूरी चल बसे। नहीं, वो महाशील कंटक तो वो है जो हमने उसके पढ़े है ना, कौन है ये, अजात शत्रु, पुणिक जिसको बोला जाता है, रथमूसल और महाशील कंटक। वो एक तो जो बलाल देव वाला हथियार है ना, वो चलता है, वो रथ अपने आप चलता है वो, और एक वो जो बाहुबली वो यूज करता है उसको तोड़ने के लिए। नहीं नहीं नहीं, अजात शत्रु, बिंबिसार नहीं, अजात शत्रु, ठीक है। और इसका मंत्री और इसका दोस्त है वसाकर, वसाकर की सहायता से इसने उसको जीता था, विशाली को, ठीक है। क्लियर है भाई। समय 1545, कालिंजर का जो युद्ध है, और इस युद्ध में 22 मई, ठीक है, अगर एग्जैक्ट डेट में कहूं तो 22 मई, अरे हर बार मई की स्पेलिंग के अंदर पहले वाई आ जाता है, 22 मई 1545 शेरशाह सूरी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। कलिंजर की जीत की खबर पाने के बाद 22 मई 1545 को शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। कलिंजर कैंपेन and death of Sher Shah. This was the last campaign of both Sher Shah and region of the and lifetime. Kalinjar Fort was called the Key of Bundelkhand. It is believed that Sher Shah did this campaign to get a dancer which Raja Kirat Singh had refused to give. Apart from this, Kirat Singh had given shelter to Raja Veer Bhan Baghel of Rewa, ordered to blow up the fort with the ammunition to break the wall due to the burst of a cannon called Ukka. Shell hit wall of the fort and fall into the gunpowder head heap. This caused a massive fire in which Sher Shah got badly burnt. Sher Shah died on 22nd May 1545 AD after receiving the news of Kalinjar victory. ठीक है भाई, अंतिम समय में भी युद्ध की जीत सुनकर वो व्यक्ति यहाँ से क्या किया, नुसरत यहाँ से हासिल की, उसने यहाँ से अलविदा ली धरती से। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी जो चीजें हमने पढ़ी। कल इसका प्रशासन और इसके उत्तराधिकारियों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, और इसी के साथ हमने एक और इतिहास के राजा को मृत्यु जो सैया थी उसके ऊपर लेटा दिया। थैंक यू अंजलि बहन। इसके ना प्रशासन से क्वेश्चन बनते हैं, प्रशासन में बिल्कुल डीपली करवाऊंगा, आपको घबराना मत। चौसा का युद्ध है सर, ऐसे कोई सुल्तान शासक या जो जनता या मजदूरों के लिए अस्पताल बनाएगा और खैराती अस्पताल नाम ये, हाँ बिल्कुल, फिरोजा तुगलक पढ़ा नहीं आपने,
खैराती अस्पताल, वही तो है, फिरोजा तुगलक, मैंने करवाया तो है। थैंक यू बहन प्रीति। हाँ तो वही कराएगा ना, दास विभाग बनवाएगा, सैनिक विभाग बनवाएगा। चलो कोई बात नहीं, याद याद हमें थोड़ी ये कोई बहुत जरूरी नहीं होता, सब कुछ चीजें याद है, रिविजन करते रहो, हो जाएगा। थैंक यू प्रदीप बहन, थैंक यू। तो जी बिल्कुल, फिरोज तुगलक, तुगलक वंश का शासक फिरोज तुगलक, दैसाल प्रथा और दारुल इस्लाम, नहीं नहीं दारुल इस्लाम औरंगजेब याद आ गया, दारुल इस्लाम, खैराती अस्पताल बनाएगा, इसका नाम है कुछ दारुल करके, कुछ ऐसा है कुछ, प्लीज ऐसे क्लास कंटिन्यू। अरे सुमित्रा बिल्कुल रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा हेल्थ इशू हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग हमें क्षमा प्राप्त रहती है। क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, आप जब तक चाहो। जब पढ़ाते हैं तभी ऐसा लगता है, तो आप ये मान लीजिए आपका पूरा कंसंट्रेशन क्लास के ऊपर है, बस उसके बाद थोड़ा सा रिवीजन तो करना पड़ेगा। हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अभी तो कुछ नहीं हुआ, एक एग्जाम आने दो ना नजदीक, मैं बताता हूँ, एग्जाम आओगे ना जब नजदीक, जब एग्जाम आता है आपको, कोई भी एग्जाम आकर आपके नजदीक आता है, तो आपके साथ ऐसी परिस्थितियां बननी शुरू हो जाएगी अगर आप पढ़ते तो होगे। बुक खोलोगे, मान लीजिए बुक खोलते ही आपने बाबर पढ़ना शुरू कर दिया, बाबर की 10 लाइनें पढ़ोगे तभी आपको ऐसा महसूस होगा, नहीं यार बाबर मुझे याद है, कुछ और पढ़ते। सोचोगे कि शेरशाह सूरी का प्रशासन याद कर ले, प्रशासन से क्वेश्चन बनता है, शेरशाह सूरी की किताब 10 लाइनें पढ़ोगे, यार शेरशाह सूरी तो आता है, डीआई के क्वेश्चन कर लेते। सोचोगे कि डीआई के क्वेश्चन कर लें, शेरशाह सूरी तो आता है, डीआई के 5 क्वेश्चन आते हैं, इंपोर्टेंट रहेंगे, पक्का पता है। डीआई करने बैठोगे एक क्वेश्चन निकल जाएगा, अरे डीआई तो आसान लग रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन आसान आ गया तो डीआई आता है, और क्वेश्चन फंस गया बुरा तो सोचना डीआई नहीं आता, फिर इसके ऊपर सोचेंगे यार 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 बी नहीं आ रहा है, तो एक पेपर के अंदर एक दिन में क्या आ जाएगा, तोड़ दोगे इसको। ऐसा ही होता है पेपर से 2 से 3 दिन पहले ही, ऐसा ही होता है, आप कुछ नहीं पढ़ पाते। किताबें खोलते हो ऐसा लगता है कि ये तो आता है, किताबें बंद करते हो कुछ नहीं आता, परंतु जब किताब खोलो तब ये समझकर खोलना कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ पढ़ना है, मेरे पेपर से 1 मिनट पहले का समय भी मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। शायद उस 1 मिनट के अंदर आप कोई ऐसा क्वेश्चन पढ़ लो जो डायरेक्ट आपके पेपर के अंदर आ जाए, ठीक है। वो समय बीत चुका है कि पेपर के 2 दिन पहले कुछ ना पढ़ो, 1 दिन पहले कुछ ना पढ़ो। भाई जितना समय रहता है ना उतना ज्यादा पढ़ो, जब तक पढ़ सकते हो पढ़ो। ठीक है, अपने युद्ध से निरंतर, यानी जब आपका युद्ध होगा उससे ज्यादा जितनी बार प्रयास कर सकते हो, जितना अभ्यास कर सकते हो उतना अभ्यास करो, ठीक है। तो ज्यादा इस क्लास के अंदर हम नहीं रखेंगे, बाकी पढ़ेंगे कल। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेलकम आप सभी का, और अभी आप प्रस्थान कर सकते हैं।